नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 फरवरी 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा या कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का यूनिट 2 भारतीय शिक्षा, इसमें एक मानक दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 102 का री एग्जाम 2022-23 देने जा रहे हैं, उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा, यूनिट 2 भारतीय शिक्षा, एक मानक दृष्टि, पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया ना होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है, या किसने कहा है? ए एडम्स, बी लॉक, सी जॉन ड्यूवी, डी रेमंड। इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का सी, जॉन ड्यूवी ने कहा था कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया ना होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, गुरुकुल में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए अनुशासित जीवन जीने के लिए, बी किसी की आंतरिक क्षमता का एहसास कराने के लिए, सी पूर्ण अधिगम, डी उपयुक्त सभी। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, अर्थात तीनों सही है, तीनों उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया था? ए कोठारी कमीशन, बी माध्यमिक शिक्षा आयोग, सी विश्वविद्यालय आयोग, डी खैर समिति द्वारा। 3 का सही जवाब हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। कुछ पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, आप लोग देखना। माध्यमिक शिक्षा आयोग में प्रतिवेदन पृष्ठों की संख्या 244 थी, ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का 11 वर्ष कार्यकाल बताया था। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन में कार्यकारी दलों की कितनी संख्या थी? ए 10, बी 12, सी 7, डी 9। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, 12। अगला नोट्स पे आप लोग ध्यान रखना, कोठारी कमीशन में देश व विदेश के 17 सदस्य थे तथा कार्यकारी दलों की संख्या 12 थी। इस पॉइंट को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का 6% व्यय करने को कहा था। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का नाम शिक्षा और राष्ट्र विवरण था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, स्टेट्यूटरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई? ए कोठारी आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी सैडलर आयोग, डी राधाकृष्णन आयोग। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्राप्ति में परिष्कृत शिक्षण पद्धतियों के प्रसारण के प्रभावकारी उपकरण आवश्यक है, यह कथन किसका है? ए विश्वविद्यालय आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी कोठारी आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। 6 का सही जवाब है सी, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, आंद्रे वेटले ने जाति को क्या माना? ए प्रतिपक्षी इकाई, बी मनार्थ इकाई, सी डायटिक इकाई, डी फेलियर यूनिट। 7 का सही जवाब हो जाएगा बी, मनार्थ इकाई। अगला प्रश्न है,
संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? अर्थात संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का सी। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार दिया गया है और भाग 4 में डीपीएसपी निर्देशक तत्व है। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष बाद पुनरावर्तन होता था, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ए 1817 में, बी 1818 में, सी 1819 में, डी 1821 में। 9 का सही जवाब हो जाएगा ए 1817 में। पूना में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिनाटन ने की थी, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के पद पर भेजा गया था? ए सदस्य, बी कानूनी सलाहकार के रूप में, सी शिक्षा सलाहकार के रूप में, डी वित्त सलाहकार के रूप में। 10 का सही जवाब हो जाएगा बी कानूनी सलाहकार के रूप में। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? ए 1834 में, बी 1835 में, सी 1837 में, डी 1838 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का बी 1835 में। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में साक्षरता दर लगभग 6% थी, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति 1839 में घोषित की थी, क्योंकि विदेशों से संबंधित भी है, इसलिए कुछ भी पॉइंट पूछ सकता है, थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान रखना। शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी? ए ब्रिटिश सरकार ने, बी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सी चार्ल्स वुड ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का ए ब्रिटिश सरकार ने। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ए इसका सही जवाब है। शिक्षा नीति 1854 को घोषणा चार्ल्स वुड ने की थी, इसलिए इसे वुड घोषणा भी कहते हैं, इस पॉइंट को आप लोग महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। भारतीय समाज में व्यक्तियों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? महत्वपूर्ण है, बहुत ही सरल है, 4, 5, 6, 8। 13 का सही जवाब हो जाएगा ए 4 वर्णों में। धर्मशास्त्रों में वर्ण व्यवस्था समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति के कौन से परिणाम दिखाई देते हैं? ए अनुशासनहीनता को बढ़ाना, बी विघटनकारी हिंसात्मक प्रवृत्ति, सी शिक्षा की गंभीरता का प्रभाव पड़ना, डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति के कौन से परिणाम दिखाई देते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी सभी। ध्यान रखना, राजनीति जो होते हैं ये अनुशासनहीनता को बढ़ावा देते हैं अगर शिक्षा क्षेत्र में राजनीति बढ़ गई है तो, और विघटनकारी अर्थात हिंसात्मक हो जाते हैं, चुनाव वगैरह होते हैं, आप देखिए हो छात्र चुनाव होते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आती है, शिक्षा की गंभीरता पर प्रभाव पड़ता है। तो डी इसका सही जवाब अर्थात सभी इसका सही जवाब है। आधुनिक भारत के शिक्षा का प्रथम उद्देश्य आर्थिक विकास है। ठीक है, आर्थिक विकास है, इस पॉइंट का ध्यान रखना। जो आधुनिक शिक्षा है इसका प्रथम उद्देश्य आर्थिक विकास है। अगला प्रश्न है, SUPW की फुल फॉर्म क्या है? अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या है पूरा? ए सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, बी सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, सी सोशल यूजलेस प्रोडक्शन वर्क, डी यूजली यूजलेस प्रोडक्टिव वर्क। 15 का सही जवाब हो जाएगा ए सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, ए इसका सही जवाब है। समाजोपयोगी उत्पादन कार्य अर्थात इसका हिंदी में है, और सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW का फुल फॉर्म है। यह भारत के विश्वविद्यालय में एक विषय है जिसके अंतर्गत छात्र अनेक प्रकार के कार्यकलाप चुन सकते हैं, जैसे कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना, चित्रकारी, बढ़ईगिरी तथा अन्य हस्तकलाएं आदि। अगला प्रश्न है, पौधे का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का शिक्षा द्वारा होता है, यह कथन किसका है? ए एडम्स का, बी लॉक का, सी ड्यूबी का, डी फ्रोवेल का। 16 का सही जवाब हो जाएगा बी जॉन लॉक का। अगला प्रश्न है, शिक्षा शिक्षार्थी को पौध जीवन के उत्तरदायित्व एवं विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का ए BD भाटिया का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आदर्शवाद के सर्वाधिक निकट है? तो
18 का सही जवाब हो जाएगा ए, सविद्या या विमुक्ते, ए इसका सही जवाब है। 1936-37 में हमारे देश में कुल 17 महाविद्यालय थे। 1902 में भारत में कुल 5 विश्वविद्यालय थे। ठीक है, 36-37 में देश में कितने 17 महाविद्यालय थे और 1902 में 5 विश्वविद्यालय थे। पॉइंट को महत्वपूर्ण है, आ सकता है क्योंकि हम लोग आधुनिक चीज़ों से भी देख रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। कंपनी मुख्यालय पर, बी कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालय पर, सी कंपनी शासित जिलों में, डी पूरे देश में। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा बी, कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालय पर। 19 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी। भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी, सही जवाब है बी, कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालय पर। 19 इसका सही जवाब है, 19 का बी इसका सही जवाब है। शिक्षा नीति 1854 में सहायता अनुदान किन विद्यालयों को देने की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब ए केवल मिशनरी, बी केवल कंपनी, सी केवल देशी, डी उपयुक्त सभी। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ए और बी सी तीनों। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने। महत्वपूर्ण है, विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन भी पड़ा। ठीक है, तो ये जो गठन आयोग होने के कारण हंटर कमीशन ने माध्यमिक स्तर पर, इस पॉइंट को ध्यान रखना, हंटर कमीशन ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को आ बा वर्ग में विभाजित करने का सुझाव दिया था, ए बी वर्ग में विभाजित करने का सुझाव दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? ए चार्ल्स वुड ने, बी लॉर्ड कैनिंग ने, सी लॉर्ड कैनिंग ने, सी लॉर्ड रिपिन ने, डी लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सही जवाब है डी, लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है अपरा भौतिक और परा आध्यात्मिक पाठचर्या किस कालीन शिक्षा का आधार है? तो ए बौद्धकालीन, बी वैदिक कालीन, सी आधुनिक कालीन, डी इनमें से कोई नहीं। 23 का सही जवाब हो जाएगा बी, बौद्धकालीन। अगला प्रश्न है, चारों वेदों का अध्ययन पूरा करने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, डी आदित्य। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु थी 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, 12 वर्ष थी। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिशु शिक्षा समानता 6 वर्ष की थी। ठीक है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो शिशु थे उनकी शिक्षा समानता 6 वर्ष की थी। अगला प्रश्न है पवज्जा एवं उपसंपदा संस्कार किस शिक्षा प्रणाली से संबंधित हैं? ए वैदिक कालीन, बी बौद्धकालीन, सी मुस्लिम कालीन, डी आधुनिक कालीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, बौद्धकालीन। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, पवज्जा का अर्थ है बाहर जाना। महत्वपूर्ण पॉइंट है सारे, ठीक है, सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। पवज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना। जब बालक विद्या प्राप्त करने के लिए संघ या मठ में प्रवेश करता है तब बालक का पवज्जा संस्कार होता है। पवज्जा संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता है। ठीक है, पवज्जा संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। बौद्ध शिक्षा की समाप्ति पर उपसंपदा संस्कार होता है। बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय हीनयान और महायान भक्ति पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न में कौन शामिल है? ए शील, बी प्रज्ञा, सी समाधि, डी तीनों। इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, उपयुक्त तीनों, मतलब शील प्रज्ञा समाधि तीनों जो हैं बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न में शामिल है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है दीपक बुझ जाना। ठीक है, दीपक का बुझ जाना। अगला प्रश्न है,
बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। तो इसका सही जवाब ध्यान रखना, ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, डी वल्लभी। तो बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सी विक्रमशिला। ध्यान रखना, सबसे पहला विद्यालय कौन सा था? तक्षशिला। वैसे बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था तक्षशिला था, लेकिन जो चिकित्सा, ध्यान रखना, विज्ञान की चिकित्सा विज्ञान का मुख्य केंद्र विक्रमशिला था। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा सी। मुस्लिम काल में कौन सी रस्म के बाद बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी? ए उपनयन, बी पवज्जा, सी बिस्मिल्लाह खानी, डी इनमें से कोई नहीं। आपने ऊपर देख चुके हो पवज्जा और उपनयन ये बौद्ध धर्म के हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का सी बिस्मिल्लाह खानी। ऐसे भी आप देख सकते हैं, कुछ पॉइंट है। बिस्मिल्लाह खानी रस्म में बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन होती थी। कक्षा नायकी पद्धति मुस्लिम काल की विशेषता है। ठीक है, मुस्लिम काल की विशेषता है। अगला प्रश्न है मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? ए मकतबों में, बी मदरसों में, सी खानकाहों में, डी बंदरगाहों में। इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का बी मदरसों में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, दरस शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। मुस्लिम काल में साहित्य के क्षेत्र में छात्रों को काबिल उपाधि से नवाजा जाता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मदरसा ए मुवज्जी की स्थापना किसने करवाई थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी इल्तुतमिश ने, सी हुमायूं ने, डी इनमें से कोई नहीं। 31 का सही जवाब हो जाएगा बी इल्तुतमिश ने। मुस्लिम काल में दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में छात्रों को फाजिल उपाधि से नवाजा जाता था। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराज ए हिंद कहा था? ए दिल्ली, बी आगरा, सी जौनपुर, डी फिरोजाबाद। इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का सी जौनपुर। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, फिरोजाबाद, बदायूं, जौनपुर मुस्लिम कालीन की शिक्षण संस्थाएं थी। ठीक है, फिरोजाबाद, बदायूं और जौनपुर मुस्लिम काल की शिक्षण संस्थाएं थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? ए लॉर्ड मिंटो ने, बी वॉरेन हेस्टिंग ने, डी सी जॉनथन डंकन ने, डी लॉर्ड बेलेली ने। 33 का सही जवाब हो जाएगा सी जोनाथन डंकन ने जो है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली ईसाई मिशनरी आई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली ने की थी। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1972 में कलकत्ता मदरसा कॉलेज की स्थापना की गई थी। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखते थे। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, पूछ सकता है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस कॉलेज से संबंधित थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया था? ए 1905, बी 1910, सी 1911, डी 1913। 34 का सही जवाब हो जाएगा ए 1905 में। राष्ट्रीय कॉलेज कलकत्ता के प्रथम प्रचार अरविंद थे। इस पॉइंट को ध्यान रखना। गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक धारा 1911 में पेश किया था। अगला प्रश्न है, महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1986, 87, 88, 89। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा डी 1989 में। सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1971 में बना था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों की स्थापना किस सन में की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 36 का सही जवाब हो जाएगा बी 1984 में। वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब घोषित किया गया था? तो 1981 में। बैलू शब्द की उत्पत्ति वैलेरे से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, बी लैटिन, सी ग्रीक, डी रसियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का बी लैटिन। जो मूल मनुष्य की इच्छाओं को तृप्त करते हैं वह सुखवादी विचारधारा कहलाती है।
अगला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? ए भौतिक जीवन शैली के तत्व, बी शुद्ध तथा सूक्ष्म तत्व, बी सी आर्थिक तत्व, डी भौतिक तत्व। 38 का सही जवाब हो जाएगा बी शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन पुस्तक के लेखक हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी जॉन डेवी। अगला प्रश्न है, लर्निंग टू डू टूवर्ड एंड लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी या रिपोर्ट किस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का ए राष्ट्रीय पुनर्निरीक्षण समिति। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया व्यवसायिक शिक्षा को सक्रिय भागीदारी के रूप में सामान्य विश्वविद्यालयों में संचालित किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का बी एनसीईआरटी ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस पैरा के अंतर्गत महिला निरक्षरता को दूर करने की काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 42 का बी 4.2। अगला प्रश्न है, नोट्स थोड़ा ध्यान रखना, महिलाओं के स्तर में बुनियादी परिवर्तन का उल्लेख 4.1 पैराग्राफ में मिलता है। ठीक है, तो बुनियादी जो परिवर्तन है 4.1 पैराग्राफ में मिलता है और महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता 4.2 में दी गई थी। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, ठीक है, तो दूर करने की काम को सर्वोच्च प्राथमिकता 4.2 में दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या कितनी करोड़ थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का सी 58.64 करोड़। इसमें करीब 135 डाक गई है, अर्थात 48.46% थी। ठीक है, तो कितना परसेंट महिलाओं की संख्या थी? 48.46% में। यदि आप संख्या में देखेंगे तो 58.64 करोड़। महिला साक्षरता दर 64.6% है वर्तमान में। ठीक है, और टोटल कितना है? 73% 2011 के अनुसार। लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 64.6% है भारत में। अगला प्रश्न है, दहेज निरोधक कानून कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का बी 1961 में। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का ए 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, मूल्य संकट का कारण है? ए भौतिकवादी संस्कृति का कारण, बी वैज्ञानिक ज्ञान का विकास, सी औद्योगिकरण व नगरीकरण, डी उपयुक्त सभी। 46 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, असंयम युक्त भोग, वित्त, सरोकारहीनता का विचार और असुरक्षा की बढ़ती हुई भावना मूल्यों के पतन के उत्तरदायी कारण है। मूल्य पतन कैसे हो रहे हैं? भोग वृत्ति, सरोकारहीनता का विचार और असुरक्षा की बढ़ती हुई भावना जो है ये मूल्य पतन के उत्तरदायी कारण है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का ए 2005 में। वर्ष 2011 के अनुसार अल्पसंख्यक की साक्षरता दर 59.1% थी। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को किसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अटूट अंग माना गया? 48 का सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु औपचारिक विद्यालयों में किस प्रवेश नीति को अपनाया गया है? ए एक बिंदु प्रवेश, बी द्विबिंदु प्रवेश, सी बहुबिंदु प्रवेश, डी उपयुक्त सभी। 49 का सही जवाब हो जाएगा सी बहुबिंदु प्रवेश। अगला प्रश्न है, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाई हैं? ए दोषपूर्ण शिक्षा नीति, बी जनसंख्या विस्फोट थी, सी अपव्यय एवं अवरोधन, डी इनमें से उपरोक्त सभी। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा डी तीनों। अगला प्रश्न है, मूल्यों के विकास में योगदान देने वाले साधन हैं? परिवार, विद्यालय, समाज, सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका तीनों, परिवार, विद्यालय, समाज,
तीनों हैं। अगला प्रश्न है, भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है, यह कथन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, हंटर कमीशन का। सन 1854 में वुड के आदेश पत्र में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकारा गया था। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालयों, जन शिक्षण निलायमों आदि की व्यवस्था किस प्रकार के शिक्षा के प्रसार हेतु की गई? तो इस ए औपचारिक, बी निरौपचारिक, सी अनौपचारिक, डी उपयुक्त सभी। 54 का सही जवाब हो जाएगा सी, अनौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, बी अनुच्छेद 335, सी डी अनुच्छेद 336। 55 का सही जवाब हो जाएगा ए, अनुच्छेद 330 में। ध्यान रखना, लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की बात कर रहा है आरक्षण की, तो 330 में है, और विधानसभा में देखोगे 332 में है। इसी सम देखना, ध्यान रखना, 330 332 दोनों सम है, तो 330 में लोकसभा में और 332 में विधानसभा में, ठीक है। अच्छा, राज्यों में यही अगर 331 होता तो इसमें क्या हो जाता, जो एंग्लो इंडियन है, जो मतलब विदेश के थे अंग्रेज लोग, उनका था, हालांकि साथ खत्म कर दिया गया है। तो 331 333 था, 331 में लोकसभा में, 333 विधानसभा में था, ठीक है। 55 का सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, अनुच्छेद 338 में, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन के लिए आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकेगा। संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की समाप्ति पर करेगा, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 57 का सही जवाब हो जाएगा बी, अनुच्छेद 339 में, 339 में। अगला प्रश्न है, किस मीमांसा के अंतर्गत मूल्यों को दार्शनिक माना गया है, मनोवैज्ञानिक नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, मूल्य मीमांसा। सार्वभौमिक मूल्य, ध्यान रखना, सार्वभौमिक मूल्य सत्य, अहिंसा, धर्म, शांति और प्रेम है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, सार्वभौमिक मूल्य कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, धर्म, शांति और प्रेम है, ये सारे सार्वभौमिक मूल्य हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के द्विपदी प्रक्रिया किसने कहा? त्रिपदी तो जॉन ड्यूवी ने कहा, द्विपदी किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, एडम्स ने। 3 अगर आ जाए तो जॉन ड्यूवी रहेगा। अगला प्रश्न है, यह कथन किस ग्रंथ से लिया गया है? सोने के ढक्कन से ज्ञान के पात्र का मुख ढका हुआ है, सोने के ढक्कन से ज्ञान के पात्र का मुख ढका हुआ है, ये साधन तू उस ढक्कन को हटा दे ताकि ज्ञान प्रकट हो सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का बी, यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है, धर्म शब्द संस्कृत के धी धातु से बना है जिसका अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, धारण करना। मनुस्मृति में धर्म के लक्षणों की संख्या 10 बताई गई है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। बच्चों के गुरुकुलों में प्रवेश होता था 8 से 12 वर्ष की आयु में, बी 12 से 16 वर्ष की आयु में, सी 16 से 20 वर्ष की आयु में, डी 2 से 4 वर्ष की आयु में। तो 62 का सही जवाब हो जाएगा ए, 8 से 12 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट, बी क्लाइव, सी डलहौजी, डी कॉर्नवालिस। 63 का सही जवाब हो जाएगा ए, चार्ल्स ग्रांट। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा देने का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? ए नौकरी के लिए प्रशिक्षण देना, बी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, बी
सी भारतीयों का ऊंचा स्तर उठाना, डी उपयुक्त सभी। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा देने का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्योंकि लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तो समझ सकेंगे ईसाई धर्म क्या है। नौकरी तो उनका कभी उद्देश्य था ही नहीं, और भारतीयों को स्तर को ऊंचा उठाना कभी चाहते ही नहीं थे। तो इसका मेन जो सही आंसर है बी है। अगला प्रश्न है, निस्यंदन अर्थात छन्नीकरण सिद्धांत दिया था? मैकाले, बी ऑकलैंड, सी बेंटिंग, डी सैडलर। 65 का सही जवाब हो जाएगा ए, लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत दिया था। सन 1835 में मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत दिया गया था। ध्यान रखना, सन भी पूछ सकता है। शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, चार्ल्स वुड ने। अगला प्रश्न है, समाज विहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है, यह किसने कहा? 67 का सही जवाब हो जाएगा बी, रेमंड ने। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, 21.38%। 2011 के अनुसार एसटी, ध्यान रखना एससी नहीं, एसटी की साक्षरता दर 59% थी, और 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या 6.77 करोड़ थी। परसेंटेज और संख्या याद रहे तो अच्छा है। संविधान के एक नीति निर्देशक तत्व हैं, ए अपव्यय एवं अवरोधन पर नियंत्रण, बी 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 70 का सही जवाब हो जाएगा बी, 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। नामांकन को सार्वभौमिक बनाना किस शिक्षा का उद्देश्य था? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी शिक्षा का सार्वभौमिक, डी उपयुक्त सभी। 71 का सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला प्रश्न है, यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो भारत की क्या दशा होगी? यह विचार किसका है, किसके हैं? 72 का सही जवाब हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू जी के। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक शिक्षा हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात क्या था? 1:50, 1:48, 1:45, 1:40। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, 1:40। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग। शिक्षा प्रशिक्षण की जिम्मेदारी जिला स्तर पर डाइट तथा DIET को दी जाती है। अगला प्रश्न है, MLL योजना के उद्देश्य, इसका ए शिक्षा उपलब्धि के प्रारंभिक मूल्यांकन, बी शिक्षा का प्रारंभिक और पुनर्मूल्यांकन स्थापन, सी यूनिट परीक्षाएं तथा अन्य मूल्यांकन सामग्री तैयार करना, डी उपयुक्त सभी। 74 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, MLL। अगला प्रश्न है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे उनका आधार धर्म हो, भाषा, अपनी पसंद की संस्था स्थापित करने तथा प्रशासन करने का अधिकार हो, किस धारा में उल्लेखित है? ध्यान रखना, अल्पसंख्यक की बात कर रहा है यहाँ पर, जितने भी 6-7 हैं। ए धारा 29(1), बी धारा 31, सी धारा 32, डी धारा 33। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 75 का सही जवाब है सी, धारा 32 में, सेकंड में। अगला प्रश्न है, अपव्यय तथा अवरोधन का विचार किस समिति ने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, हटांग समिति ने। ध्यान रखना आप लोग, हग समिति ने सन 1927 में अपव्यय और अवरोधन समिति की समस्या का उल्लेख किया। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः शिक्षा के किस स्तर पर अधिक पाई जाती है? उच्च स्तर, माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, डी उपयुक्त सभी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न 77 का सही जवाब हो जाएगा सी, प्राथमिक स्तर। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः शिक्षा के किस स्तर पर अधिक पाई जाती है? तो प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है,
इस पॉइंट को ध्यान रखना, शिक्षा पूरी किए ही किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना अपव्यय कहलाएगा। ठीक है, अपव्यय एवं अवरोधन के कारण है, तो इसका ए आर्थिक, बी सामाजिक, सी शैक्षिक, डी उपयुक्त सभी। 78 का सही जवाब हो जाएगा डी। तीनों है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, तीनों कारण है। बच्चे एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना अवरोधन कहलाता है। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या में शारीरिक कारण है, ए बीमारी, बी दुर्बलता, सी विकलांगता, डी उपयुक्त सभी। ध्यान रखना इसमें सभी हो जाएगा। 79 का सही जवाब डी। दुर्बलता, बीमारी, विकलांगता तीनों है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा, भोजन तथा वस्त्र और छात्रवृत्ति की व्यवस्था अपव्यय और अवरोधन के अंतर्गत आर्थिक कारणों को दूर करने के उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो निःशुल्क शिक्षा, भोजन सरकार शुरू की है, वस्त्र सरकार देती है, छात्रवृत्ति की व्यवस्था, सारी चीजें सरकार व्यवस्था कर रही है। अपव्यय एवं अवरोधन के अंतर्गत आर्थिक कारण को दूर करने के उपाय हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्थिक कारण से भी जो है छात्र छोड़ देते हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण है, एक खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति, भी माता पिता की निरक्षरता, सी रूढ़िवादिता, डी उपयुक्त सभी। तो 80 का सही जवाब हो जाएगा डी। तीनों है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था, ए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हो, बी लिंगानुपात शौचालय एवं कम से कम 2 कमरों की व्यवस्था, सी शिक्षण कार्य हेतु ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर एवं शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, डी उपयुक्त सभी। तो 81 का सही जवाब हो जाएगा डी। 1, 2, 3 अर्थात तीनों। 1987-88 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। 1992 में संशोधित रूपरेखा तैयारी की गई थी। डीपीईपी की फुल फॉर्म है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का ए। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ किया गया था। वे बच्चे जो किसी आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कारणों से स्कूल छोड़ देते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का ए। ड्रॉप आउट कहलाते हैं। ठीक है, ड्रॉप आउट कहा जाता है जो बच्चे विद्यालय को छोड़ देते हैं, स्कूल को। ड्रॉप आउट बच्चों को कोठारी आयोग ने किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का बी। अंशकालीन शिक्षा का सुझाव दिया था। डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी, सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, इवान इलिच ने। अगला प्रश्न है, स्कूल इज डेड पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का ए, इवान इलिच। अगला प्रश्न है, राज्य का कर्तव्य है कि वह श्रमिकों को राज्य का कर्तव्य है कि वह श्रमिकों को कार्य निर्वाह योग्य मजदूरी, जीवन स्तर की सामग्री, अवकाश के पूर्ण उपयोग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 42, डी उपयुक्त सभी। तो 87 का सही जवाब हो जाएगा बी, अनुच्छेद 43 में। ध्यान रखना 43 में ये सारी चीज़ें बोला गया है। ठीक है, कि राज्य का कर्तव्य है कि वह श्रमिकों को कार्य निर्वाह योग्य मजदूरी, जीवन स्तर सामग्री, अवकाश के पूर्ण उपयोग के सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। सही जवाब हो जाएगा बी, अनुच्छेद 43 में। अगला प्रश्न है, बाध्य मजदूरी एवं शोषण किस अनुच्छेद में इसको समाप्त किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का बी। अनुच्छेद 23 ने बाध्य मतलब बधुआ, जो बधुआ बोलते हैं, बधुआ मजदूरी एवं शोषण को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक नागरिक को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह महिलाओं की मान मर्यादा को कम करने वाला कोई कार्य न करें। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है, तो 89 का सही जवाब हो जाएगा बी, अनुच्छेद 51 ए ई का। अगला प्रश्न है, किसका कथन है मूल्य उसे कहते हैं जिनसे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है, तो 90 का सही जवाब हो जाएगा बी, अर्बन। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना इसमें, विद्यालय व शिक्षकों के प्रति विश्वास शैक्षिक मूल्य है। सहकारी भंडार के संचालन में मुख्य रूप से आर्थिक मूल्य विकसित किए जाते हैं। समाज, धर्म, संस्कृत मूल्यों के निर्धारक तत्व हैं।
अगला प्रश्न है, जवोड ने अपनी परिभाषा में मूल्य को किस रूप में प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का ए, भावात्मक। अगला प्रश्न है, संवैधानिक मूल्यों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? ए 3, बी 4, सी 6, डी 5। संवैधानिक मूल्यों के का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का बी, 4। महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी ने मूल्यों को स्वीकारा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का ए, 83 मूल्यों को स्वीकारा है। सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू पुस्तक एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित हुई थी। वैल्यू शब्द का अर्थ है योग्यता, कीमत, उपयोगिता। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, वैल्यू शब्द का अर्थ क्या है? योग्यता, कीमत, उपयोगिता, तीनों है। 94, भारतीय संविधान में कौन सा मूल्य निहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का बी, समानता जो है ये भारतीय संविधान में निहित है। कोठारी आयोग ने सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया था। द फ्यूचर शॉक पुस्तक एल्विन टॉफलर ने लिखी है। अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम किस प्रकार के मूल्य हैं? ए भावात्मक, बी सौंदर्यात्मक, सी शाश्वत, डी सामाजिक। तो 95 का सही जवाब हो जाएगा सी, शाश्वत। सत्यम शिवम सुंदरम शाश्वत मूल्य हैं। मूल्यों की महत्ता, स्थान, ध्यान रखना, मूल्यों की महत्ता, स्थान, समय, व्यक्ति सापेक्ष होती है। मूल्य के विकास का संबंध भावात्मक पक्ष से होता है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। लोकतंत्रात्मक सामाजिक मूल्य माना जाता है, ठीक है, सामाजिक मूल्य लोकतंत्रात्मक माना जाता है। मूल्यों का विकास अनुकरण से संभव है। मूल्यों के द्वारा आचरण का नियंत्रण संभव है। धर्म, समाज, धर्म और संस्कृति मूल्यों को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, इस्लाम धर्म का प्रचार। मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। 96 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, सन 1835 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, 1937 में। 98 का सही जवाब है ए, 1937 में। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का सी, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 का सी, साहित्य शिक्षा जो है ये बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत नहीं है। तो 100 का सही जवाब हो जाएगा सी। कुछ प्रश्न है महत्वपूर्ण है, आप लोग जवाब जरूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? ए संघीय, बी समवर्ती, सी राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह, बी सुखदेव थोराट, सी स्वयं पत्रोदा, डी स्मृति ईरानी। तीसरा प्रश्न है, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर राधा कृष्णन, सी डॉक्टर एल.एस. मुदालियर, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो 3 प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है तीनों, आप लोग जवाब जरूर दिया करें। कल जो हम लोग अगला टेस्ट देखेंगे 102 का ही समकालीन भारत और शिक्षा, इसका यूनिट 3 देखेंगे। यूनिट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बार बार इस शब्द कह रहा हूँ, यूनिट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट था। मैक्सिमम सवाल यूनिट 2 से ही आता है और हम लोग थोड़ा तेजी से करेंगे, लेकिन यूनिट 2 आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। दोनों टेस्ट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यह था वीडियो 102 का यूनिट 2 प्रैक्टिस सेट 4। दोस्तों हम लोग आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। अपने आप पे विश्वास रखिए, आपके बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे एग्जाम में। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके परिचित लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम होने के बाद थोड़ा माइंड कम काम करने लगता है, कुछ शब्द त्रुटियाँ हो जाती हैं, इसे पढ़ नहीं पाते हैं, उस पर आप लोग ध्यान दें। जो लिखा गया है वही सही है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।